हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2017 का पेपर। एक पेपर आपका 30 तारीख को हुआ था और दूसरा पेपर आपका 14 तारीख को हुआ था। इन दोनों पेपर के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस इंग्लिश सेक्शन में आए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन which can be substituted for the given words oblique sentences। यानी कि आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या आपको एक स्टेटमेंट दिए जाएगी, उस स्टेटमेंट का आपको वन वर्ड में आंसर देना है, उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एन अनएजुकेटेड पर्सन। अगर आप इसका हिंदी में मीनिंग देखें, एक अशिक्षित व्यक्ति, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए, जोकर। जोकर का मतलब होता है ठिठोलिया। ठिठोलिया मतलब वो व्यक्ति जो हमेशा हंसाता रहता है दूसरे को, ठीक है, या उसके फेस को देख के आपको हंसी आ जाती है, उसे हम लोग कहते हैं जोकर। उसके बाद क्लाउन मतलब मस्करा। तो दोनों आपस में सिमिलर वर्ड हैं ये, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही जैसा है। इंस्ट्रक्टर मतलब शिक्षक। इलिटरेट मतलब अनपढ़। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, इलिटरेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन लर्निंग अ ट्रेड अंडर समवन। किसी के अधीन व्यापार सीखने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन क्या रहा है कि मान लीजिए आपको कोई काम सीखना है, ठीक है, तो आप उस काम के स्पेशलिस्ट वाले बंदे के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे कि मुझे ये काम सीखना है। तो वो आपको कुछ दिन के लिए अपने पास रखेगा और आपको कुछ अमाउंट में पैसे भी देगा और वो आपको काम सिखाएगा। तो उस बंदे को क्या कहेंगे जो वो काम सीख रहा है? उसको एक इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है। पहला है असिस्टेंट, सहायक, नहीं होगा ये। सेक्रेटरी, सचिव, ये भी नहीं होगा। क्लर्क, मुंशी, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, अप्रेंटाइज, चेला। ठीक है, चेला। चेला किसका होता है? गुरु का। और गुरु कौन होता है? जो उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, दैट विच इज अनलॉफुल। वह जो असंवैधानिक हो, मतलब जहां पर कानून का नामो निशान भी ना हो, वो जगह आपसे पूछी गई है। ऑप्शन देखते हैं। लीगल, कानूनी, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हमसे ऐसी जगह पूछी जहाँ पर कानून ही नहीं है। कोर्ट, अदालत, अब अदालत तो बिना कानून के चलती ही नहीं है। बेल, जमानत, जमानत कहाँ मिलती है? हमें कोर्ट से मिलती है। जमानत का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन जेल चले जाता है तो उसको जेल बाहर लाने के लिए हमें बेल लेनी पड़ती है कोर्ट से। ठीक है। इलिसिट, अवैध। अब अवैध काम तो तभी होगा जब वहाँ पे कानून ही नहीं है, तो उस जगह को हम लोग कहते हैं इलिसिट, जहाँ पर कानून का नामो निशान नहीं है, कोई संविधान ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। मतलब बिना पूर्व तैयारी के बनाया या किया हुआ काम। ऐसा काम जो आपने पहले उसकी प्रिपरेशन नहीं करी, कोई तैयारी नहीं करी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इमीडिएट, मतलब तुरंत। इम्प्रॉम्प्टू, मतलब बिना पहले सोचे हुए। उसके बाद अर्जेंट, अति आवश्यक। उसके बाद प्रॉम्प्ट, तत्पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, इम्प्रॉम्प्टू, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a house where children with no parents are taken care of। एक ऐसा घर जहां माता पिता के बिना बच्चों की देखभाल की जाती है। मतलब एक ऐसा घर जहां पर वो बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और वहां पर उन बच्चों की देखभाल की जाती है, तो उस घर को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्रैच, मतलब शिशु गृह। अब क्रैच का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हम लोग इमीडिएटली स्कूल में नहीं एडमिशन कराते,
उसको एक ऐसी जगह पे भेजते हैं जहाँ पर वो बोलना, लिखना और पेन कॉपी के एक फैमिलियर हो जाए, उससे पहचान कराते हैं उससे। एक्चुअली में वो स्कूल नहीं होता, लेकिन स्कूल जैसा ही इन्वायरमेंट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रैच। आस पास में देखिए आपको बहुत सारे क्रैच होते होंगे, है ना, जहाँ पर छोटे बच्चों को सिखाते हैं बोलना, लिखना, उन्हें हैंड राइटिंग, कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स सिखाते हैं उनको। एक्चुअली में वो स्कूल नहीं होता, उसके बाद फिर वो स्कूल में एडमिशन लेता है नर्सरी क्लास में, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रैच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हॉस्पिटल, अस्पताल। नर्सरी, नर्सरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और फिर उसको बाद में बेचते भी हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं नर्सरी। और है ऑर्फनेज, ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑर्फनेज, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ प्रिमिटिव और अनसिविलाइज स्टेट, मतलब एक ऐसी जगह, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर आदिम या असभ्य अवस्था, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर मतलब वहाँ पर कोई ऐसे लोग रहते हैं जिनको बोलने का ढंग नहीं है, लिखने का ढंग नहीं है, मतलब अनसिविलाइज है वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, कोई इनका व्यवहार ही नहीं है। उस ऐसे लोगों को या उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वो आपसे पूछा गया है। अनसिविलाइज स्टेट है, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब पुराने ज़माना, ऑब्वियसली प्रिमिटिव क्या होगा, पुराने लोग ही होंगे जो हमारे आदि मानव है, उस ज़माने की बात पूछी गई है। अनसिविलाइज स्टेट है, वो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, उनका वेशभूषा देखिए बिल्कुल अनसिविलाइज तरीके से होता है। आज का वेशभूषा लोगों का देखिए बिल्कुल वैनर में होता है, ठीक है, लेकिन उनका वेशभूषा देखिए कैसा था, कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है। तो उसका एक पर्टिकुलर वर्ड होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ओल्डन, प्राचीन, ठीक है, विलेज, गांव, ठीक है, रूरल, ग्रामीण, ठीक है, और सेवेज। अब देखिए ओल्डन, प्राचीन, ये तो होगा नहीं क्योंकि प्राचीन के जो लोग होते थे, ठीक है, ये धार्मिक से थोड़ा जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, गांव, लोग कहते हैं कि गांव के लोग गाहिर गवार होते हैं, ठीक है, लेकिन गांव के लोग भी सिविलाइज्ड होते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ग्रामीण, ग्रामीण कहाँ होता है, गांव वाले जो क्षेत्र होता है उसे हम ग्रामीण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड दिया है सेवेज, इसका मतलब होता है असभ्य, ठीक है, उन लोग को हम लोग कहते हैं असभ्य, मतलब सेवेज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, सेवेज, ठीक है ना। इसलिए आपको ये 3 ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं कि कुछ लोग विलेज पे टिक लगा देंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि विलेज के लोग अनपढ़ गवार होते हैं, ठीक है, कुछ लोग रूरल पे लगा देंगे, ग्रामीण के लोग सोचते हैं कि भाई गांव के लोग हैं तो वही होंगे अनसिविलाइज। ऐसा नहीं है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ऑल इन अ मेस, मतलब सब झंझट में। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही। दूसरा ऑप्शन देखिए डिस्ट्रैक्टिंग, मतलब ध्यान भंग। उसके बाद डिस्टर्बिंग, मतलब परेशान करने वाला। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है डिसअरेंज, मतलब गड़बड़ करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, डिसअरेंज। अब देखिए कैसे कैसे लिंक हुआ है। मान लीजिए आपने एक पार्टी को प्लान किया, ठीक है, और आपने प्लानिंग करी कि ऐसे ऐसे पार्टी हमें करनी है, गेस्ट को ऐसे इनवाइट करना है, उनको ऐसे स्वागत करना है और फिर उनको विदा करना है। आपने सारा प्लानिंग कर ली, क्या क्या खाना बनेगा, कैसे कैसे डांस वगैरह होगा, सब आपने प्लान कर लिया। लेकिन किसी कारणवश आपकी प्लानिंग हो गई फेल और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिसअरेंज, मतलब जो भी आपने अरेंजमेंट करी थी वो आपकी फेल हो गई, गड़बड़ हो गया, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑल इन मैस। ऐसे आप उसको लिंक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, एक जो भगवान में विश्वास करता है। तो देखिए पहला है वर्शिपर, सेवक। दूसरा है थीस्ट, आस्तिक, जो भगवान में मानता हो। उसके बाद है पिलग्रिम, तीर्थयात्री। अब तीर्थयात्री का क्या मतलब होता है, अगर कोई धार्मिक स्थान पे जो लोग जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं तीर्थयात्री,
ठीक है, जैसे कोई लोग हरिद्वार जा रहा है तो उनको हम लोग कहते हैं तीर्थ यात्री, कोई लोग 4 धाम पे जा रहा है, कोई लोग अमरनाथ पे जा रहा है, कोई वैष्णो देवी पे जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं तीर्थ यात्री। ठीक है, अगर कोई मुस्लिम है तो वो हज पे जा रहा है। ठीक है, अगर कोई पंजाबी है तो उनके वो अमृतसर में जो गुरुद्वारा है वहाँ पे जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं तीर्थ यात्री। ठीक है, एक धार्मिक स्थल पे लोग जो जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं पिलग्रिम। उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए, बिलीवर, विश्वास करने वाला। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, बिलीवर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ कंसर्ट और लेक्चर। ठीक है, मतलब एक संगीत कार्यक्रम या व्याख्यान सुनने वाले बहुत से लोग। मतलब एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पर कोई लेक्चर चल रहा है या वहाँ पर कोई शो चल रहा है और बहुत सारे वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उस लेक्चर को देख रहे हैं या उस कंसर्ट को भी देख रहे हैं। तो उन ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है स्पेक्टेटर, दर्शक। दूसरा ऑप्शन है ग्रुप, समूह। उसके बाद ट्राइब, जनजाति। ऑडियंस, दर्शक। अब देखिए, इसका मतलब भी दर्शक है, इसका मतलब भी दर्शक है, लेकिन आपसे करेक्ट पूछा गया है और दोनों आपस में सिमिलर हैं, सिनोनिम है। करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्पेक्टेटर। ये यहां पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हैपनिंग एवरी ईयर। हैपनिंग एवरी ईयर, हर साल में हो रहा है। जो हर साल में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एनुअली, हर साल। सीजन, मौसम। रूटीन, दिनचर्या। टाइमली, समय पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सबको पता है, ऑप्शन नंबर 1, एनुअली। तो इस वीडियो में मैंने आपसे टोटल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन टोटल 10 आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, दोनों पेपर के अंदर 5-5 आए थे, 5 इसके अंदर आए थे, 5 इसके अंदर आए थे। दोनों मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जो है इडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर बेस्ड। ठीक है, इन दोनों पेपर के अंदर इडियम फ्रेजेस भी आए थे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द बोल्ड इडियम फ्रेजेस, चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑब्लिक फ्रेजेस। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा या आपको एक सेंटेंस के अंदर भी आपको इडियम फ्रेजेस दिया जाएगा बोल्ड करके, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका आपको मीनिंग बताना है इन ऑप्शन में से। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जो बोल्ड करके दिया हुआ है, ये तो डायरेक्टली आपसे इडियम पूछ दिया है कि भाई ये पूरा इडियम है, इसका मीनिंग बताओ। या तो आपको एक सेंटेंस देंगे ऐसे, उस सेंटेंस के अंदर बीच में आपका इडियम फ्रेज डाल देंगे और बताएंगे भाई इसका मीनिंग क्या बन रहा है, बताओ। तो देखिए, एज हार्ड एज नेल। ऑप्शन देखिए, पावरफुल, ताकतवर। अनरिलेंटिंग, बेरहम। फियरसम, डरावना। स्ट्रिक्ट, कठोर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, अनरिलेंटिंग। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस। स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस। ऑप्शन देखते हैं। पहला है एलिमिनेटेड मैनी डिफिकल्टीज, कई मुश्किलें दूर की। वेंट थ्रू मैनी इलनेस, कई बीमारियों से गुजरे। हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टी, कई पेशेवर कठिनाइयों की थी। और केम अक्रॉस बैड वेदर, खराब मौसम का सामना करना पड़ा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज। ये इसका करेक्ट आंसर है, इस ईडियम का मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टॉक्ड ओवर। टॉक्ड ओवर, ऑप्शन देखते हैं इसके। एक्सिस्ट मतलब आकलन किया। फाउट अबाउट, के बारे में लड़ना, के बारे में लड़े। ठीक है, कोई वजह के बारे में लड़ना। डिस्कस्ड, तर्क करना। सर्वेड, सर्वेक्षण। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर 3 डिस्कस्ड, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पासेस मस्टर, पासेस मस्टर, ऑप्शन देखते हैं। पहला है मीट्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, आवश्यक मानकों को पूरा करता है। अचीव्स टू इम्प्रेस, प्रभावित करने में सफल होता है। डज नॉट मीट द रिक्वायर्ड, आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। फेल्स टू इम्प्रेस, प्रभावित करने में विफल रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री, ऑप्शन देखते हैं। ऑल द अडल्ट्स एंड क्लियरली, सभी वयस्क और स्पष्ट रूप से। ऑल द अडल्ट्स, सभी वयस्क। सम पीपल, कुछ लोग। ऑल द पीपल, सब लोग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ऑल द पीपल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लूज कैनन, लूज कैनन, ऑप्शन देखते हैं। वन हु स्पीक्स विदाउट थिंकिंग, जो बिना सोचे समझे बोलता है। वन हु एक्ट्स क्रेजी, वह जो पागल काम करता हो। वन हु इज अनप्रेडिक्टेबल, जो अप्रत्याशित हो, मतलब जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं करते कि अभी क्या करने वाला है। ठीक है, वन हु एक्ट्स विदाउट थिंकिंग, जो बिना सोचे समझे काम करता हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 वन हु इज अनप्रेडिक्टेबल, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में टोटल मैंने आपसे ईडियम कितने डिस्कस कर ली हैं? टोटल मैंने 6, और टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने 10 डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो एक मैसेज मैं आपको देना जरूर चाहूँगा कि जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के बेस पे होते हैं। आप इसके नोट्स बनाइए और इसको बार बार पढ़ें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये MTS में नहीं, बड़े बड़े एग्ज़ाम यानी कि CGL, CHSL, इवन CPO में भी कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बार बार अलग अलग एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस से 10 साल के पेपर कर लिए, मोर देन सफिशिएंट है, आप हर एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर लोगे, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के बेस पे ही होते हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में प्रीवियस ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। प्रीवियस ईयर को बार बार उसको नोट डाउन करें, बार बार उसको रिवाइज करें और मॉक टेस्ट लगाते रहें। देखिए, आपको यही क्वेश्चन बार बार आपको मिलेंगे। ठीक है ना, हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसको बार बार पढ़ें, बार बार उसको रिवाइज करें, मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, आप 10 ईयर के जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको यही क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुए हैं। एक एग्ज़ाम में नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम में। ठीक है ना, इसके नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन करिए, आप ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।